सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 69 बीपीएससी पीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लास्ट 10 महीने का करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहा हूँ। लगभग 50-60 मैं कलेक्ट किया हूँ, जो कि लगता है कि नहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप पढ़ लिए हैं इन सारे करंट अफेयर्स तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अगर हमारे वीडियो की स्पीड अगर कम लगती बढ़ा के भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी इस पूरे लेक्चर को ख़त्म करूँ ताकि आप लोग और भी कुछ रिवाइज कर सकें। पहला जो खबर इसमें है G7, जिसमें 7 देश शामिल हैं, दुनिया के सबसे डेवलप कंट्री इसमें है। इसका आखिर ये बना कैसे? 1975 में 6 देश का बैठक हुआ, उसको कहा गया वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट। इसमें सिर्फ उसमें 6 देश था। अगले साल 1976 में कनाडा भी इसमें जुड़ गया, तब इसका नाम हो गया G7। फिर 1998 में रसिया इसमें शामिल हुआ, तब इसका नाम हो गया G8। ठीक, लेकिन 2014 से पहले क्या हुआ, क्रीमिया पर हमला कर दिया रूस ने, जिससे पश्चिमी देशों के साथ तनाव हो गया रसिया का। रसिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया। अब ये हो गया आपका G7। तो ये ध्यान रखिएगा कि G7 अभी 7 देश है। अब ये 7 देश का आपको नाम पूछा जा सकता है कि कौन कौन देश इसमें है। तो पहला बात तो आपका इसमें फ्रांस याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड याद रखिए, अमेरिका इसमें शामिल है आपका, कनाडा शामिल है, जर्मनी शामिल है, जापान शामिल है और आपका इटली शामिल है। 1 2 3 4 5 6 7 देश हो गया। इसका जो 49 नंबर का मीटिंग हुआ जो ये जापान में हुआ इस साल, ठीक ना। अगले साल कहाँ होगा? इटली में होगा, 24 वाला, बस इतना ध्यान रखिएगा। और G7 दो तरह का इनिशिएटिव लिया है पूरे दुनिया में, या जहाँ जहाँ नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का। और ये क्यों लिया, आप लोग को पता होगा कि चीन ने 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया था, जिसके जरिए उसने एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों में जो है ना डेवलपमेंट, या यूँ कहें कि जो रोड, सड़क, बिजली बनाने का इसमें बात है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। उसी के जवाब में समझ सकते हैं कि पहला आया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, इसको B3W कहा गया। ये G7 के मीटिंग में निर्णय लिया गया। लेकिन हाँ, ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, इसमें मेन लीड अमेरिका इसमें किया था, ठीक ना। फिर G7 का एक और कॉन्सेप्ट आया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसे और ध्यान रखिएगा, G7 का इंडिया मेंबर नहीं, लेकिन हाँ पिछले 5 साल से इंडिया को आमंत्रित किया जा रहा है कि यहाँ आप आइए, और मोदी जी जा भी रहे हैं। अब अगला है मुद्रास्फीति टारगेटिंग, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इसमें मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश में जो RBI है उसकी जो मौद्रिक समीक्षा जो नीति आती है, उसका उनका एक टारगेट ये भी होता है कि हमारे देश में महंगाई को बैलेंस रखना है। तो एक टारगेट फिक्स किया गया है कि भाई 4% ±2%, मतलब क्या, मैक्सिमम 6 हो सकता है और मिनिमम 2 हो सकता है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और जो मॉनेटरी समिति जो है, इसमें कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। और जो मेंबर का जो गठन RBI के एक्ट 1934 के तहत हुआ है। अब आते हैं UNFCCC के बारे में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आप लोग को पता होगा 1992 में पहली बार पृथ्वी समिट या अर्थ समिट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। उसी में एक बात को ये निर्णय लिया कि पूरे दुनिया के देश हर एक साल एक मंच पर मिला है, जहाँ पे डिस्कस करें कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन को रोकें, दुनिया में जिस तरह से क्या कहते हैं तापमान बढ़ रहा है उसको रोकें। तो उसके लिए एक ना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था, UNFCCC पर एक सहमति बनी थी, ठीक ना। हालांकि ये 1994 में बना फाइनली, लेकिन इसका पहला मीटिंग कब हुआ? 1995 में बर्लिन में हुआ था। और इसको कहा गया COP फर्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फर्स्ट, मतलब जितने भी इसमें मेंबर हैं सब यहाँ पे ये आए। ये COP पहला था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर 2 साल के बाद 1997 में तीसरा COP का मीटिंग हुआ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जापान के क्योटो शहर में हुआ, और यहाँ एक इस सब ने मिल के एक क्योटो प्रोटोकॉल लॉन्च किया, जिसमें कि इन लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले 15 साल में हम लोग जो है ना क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे और ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उस पर भी काम करें। 6 ऐसे ग्रीन हाउस गैस को आइडेंटिफाई किया गया जिस पर इन लोगों ने काम किया। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 से इसको लागू किया गया है।
यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछा कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो 6 ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से जिस पर कम करने की बात की गई। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये वाला है आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, और ये है पर फ्लोरोकार्बन। ये 6 गैस याद रखिएगा। अब हर एक साल जो है ना कॉप का मीटिंग होता है। अभी लेटेस्ट एक दो याद रखिए, बाकी मैं इसमें बहुत कुछ लिख दिया हूँ। जैसे कि एक कॉप 16 कहाँ हुआ, कानकुन मैक्सिमम हुआ। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉप 21, ये आपका पेरिस में हुआ था। ईयर याद रखिएगा 2015, ईयर याद रखिएगा 2015 पेरिस में हुआ था, ठीक ना। पेरिस में ये हुआ था जो क्योटो प्रोटोकॉल में जो 15 साल का टारगेट दिया गया था वो 20 तक खत्म होने वाला था। सब देश हम सहमति बने, इसलिए ये हुआ था पेरिस का 2015 में। अब इसमें अभी लेटेस्ट एक दो याद रखिए। जैसे एक तो इम्पोर्टेंट आपका कॉप 26 है। ये क्यों है, ये ग्लासगो में हुआ है और इसमें 2021 में हुआ। इसमें भारत ने क्या दिया है, पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया। व्हाट इज पंचामृत। पंचामृत मतलब इसमें सरकार ने, हमारी सरकार ने 5 चीज़ें घोषित किया। पहला, 2030 तक जो है 50 गीगावाट की हम गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 50%, ठीक ना, हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से आवश्यकता पूरी करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 तक हम नेट जीरो का लक्ष्य होंगे प्राप्त करेंगे। नेट जीरो का मतलब क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल ही उत्सर्जित नहीं करेंगे, लेकिन जितना हम करेंगे उतना हम उसको एब्जॉर्ब या सोख भी लेंगे। इसी को हम बोलते हैं नेट जीरो का कॉन्सेप्ट। इसमें दो और है। एक तो पहला है कि कार्बन उत्सर्जन 2030 तक हम लोग 45% की कमी करेंगे, ये है। एक और इसमें है कि 2030 तक ही 1 अरब टन जो है ना कार्बन उत्सर्जन में भी हम कमी लाने का प्रयास करेंगे। एक है C295 विमान बन रहा है, एयरक्राफ्ट है ये। दो देश मिलके, दो देश की प्राइवेट कंपनी एक्चुअल में, एयरबस डिफेंस स्पेस कंपनी स्पेन की है और ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये बड़ोदरा गुजरात में इसका जो है निजी क्षेत्र का प्लांट है जहाँ पे चीज़ बनेगा, ध्यान रखिएगा। एक जो है हालांकि ये, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस बायोगैस संगरूर पंजाब में लग रहा है। कॉप 27 में एक निर्णय ये भी लिया गया था कि आपका मार्स और एक अवेयर, ये मार्स क्या है, मीथेन अलर्ट रिस्पांस सिस्टम, अवेयर क्या है, जलवायु अनुकरण कार्रवाई। एक चीज़ मैं बोलना भूल ही गया यहाँ पे कि आपका जो, हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कॉप 27 जो हुआ ये कहाँ हुआ, शर्म अल शेख 2022 में हुआ है, ठीक ना। और 23 का कहाँ होगा, 28 UAE में होगा। तो अगर क्रम लगाने देगा या पूछेगा तो इसका बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक नदी बहुत फेमस अभी रही थी, ये उड़ीसा की नदी है, आप लोगों ने सुना होगा। इसका नाम है सुकापइया। ये नदी है उड़ीसा में, ये महानदी की सहायक नदी। बस इसको फिर से पुनर्जीवित करने की बात की जा रही। बिहार में वैसे कई सारी नदियाँ हैं जहाँ मैं आपको बताया हूँ कि उसको इस तरह का चीज़ें किया जा रहा है। एक शौचालय 2.0 है, केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय का है। मतलब शौचालय जो बन गया उसमें क्या सही ढंग से चीज़ें चल रही नहीं, उसको देखने के लिए शौचालय 2.0 लॉन्च किया गया इस मंत्रालय के द्वारा। एक है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। मतलब कि महिलाओं कैसे डिजिटल यूज करे या कैसे मोबाइल से जुड़े, इसके दिशा में प्रयास इसमें किया जाता है। एक वांगला नृत्य है, मेघालय में हुआ है अभी, गारो जनजाति इसका करता है। और ये किस नदी, किस झील के किनारे हुआ है, उमियल। ये बहुत ही फेमस झील है, कहाँ है, मेघालय में ही है, ठीक ना। बाकी देखिए इसमें नोबेल प्राइज की जहाँ तक बात है तो इसको आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र में किसको मिला इस बार, बेन एस वेरनाकाक्य को। दूसरा इसमें है डगलस डब्ल्यू डायमंड। तीसरा है फिलिप डाइबिंग को। इनको मिला है बैंक एवं वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए। मेडिसिन में मिला है स्वंते पाओ को, जो हमारी पहले की प्रजाति थी होमोनिन और मानव विकास का कैसे हुआ उसमें जो जीनोम के रिसर्च करने को दिया गया। फिजिक्स में 3 लोग को, जॉन एफ क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंग को मिला है क्वांटम पर काम करने के। मतलब कि आपको पता है कि अभी हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 और 1 पे काम करती है, 2 बिट पे काम करती है, लेकिन बीच में एक आएगा क्यूबिट। मतलब कि क्यूबिट का मतलब ये है कि इसमें काफ़ी आपका एनर्जी बचेगा, काम जल्दी होगा। तो क्यूबिट पर साइंटिस्ट काम कर रहा है, तो इसको इसलिए इनको दिया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में देखिए किनको मिला है, कैरोलिन वर्टोजजी को, मोर्टन मेल्डल को और बेरी शार्प लेस को, ठीक ना। अब इनको क्यों मिला है, क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो अर्थोनॉगल केमिस्ट्री के लिए मिला है, ये ध्यान रखिए। साहित्य का
एनी एडनॉक्स को। मैक्सिमम एग्जाम में यही साहित्य और शांति का पूछता है। और पीस में मिला है किसको, दो संगठन है, एक तो है मेमोरियल, ये रूस का मानवाधिकार संगठन है, और एक है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यूक्रेन का, और एक आदमी का नाम याद रखिए एलेस वालियास्की, इसका नाम है बेलारूस के हैं, ठीक है ना, ये बलियास तास्किन का नाम है। तो ये भी एग्जाम में, शिक्षक भर्ती एग्जाम में यहाँ से पूछ चुका है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करती है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करती है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा जो इमिशन करती है ग्रीन हाउस का, वो अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर आपका चाइना में है। प्लास्टिक वैकल्पिक रिपोर्ट 2022 जो है ये जारी कौन करती है, ये आपका नीति आयोग करती है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कहाँ होता है कचरा के रूप में, गोवा में, फिर दिल्ली में, फिर केरला में। सबसे कम कनाडा में, सिक्किम में, फिर देन त्रिपुरा में। मध्य एशियाई जो 5 देश है और हमारे देश के विदेश सलाहकार हैं, ठीक है ना, सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल जी, उनके बीच बैठक हुआ कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग मध्य एशियाई देश के और हमारे देश के जो अजीत डोभाल जी हैं उनके बीच कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछ चुका है। एक SWOT, इसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ये नासा के साथ साथ इसमें फ्रांस भी है, कनाडा भी है, और इंग्लैंड की भी स्पेस एजेंसी मिलकर ये किया। मतलब सरफेस का जो वाटर है उसका कैसे डिक्रीज हो रहा है, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है, इसके दिशा, बस ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नाफा इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें कनाडा, फ्रांस और इंग्लैंड का भी जो है ना इस अंतरिक्ष एजेंसी इसमें काम कर रही है। एक है CRISPR-Cas9, ये जीन एडिटिंग तकनीक है, जीन को एडिट करने की तकनीक है, या जीन को हेर फेर करने की तकनीक। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। पीएम विकास एक अभियान कह सकते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें क्या है, इसका नाम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। मतलब कि जो अल्पसंख्यक लोग, कुछ बुनकर लोग हैं, या जो कुछ बहुत दिन से उनके जो पूर्वज जो काम कर रहे हैं कढ़ाई का, बुनाई का, या जो उनके पास तकनीक है, उन सबको मिलाकर पीएम विकास कहा गया है, ठीक है। और इसमें मर्ज क्या किया गया है, पहले की सारी स्कीम जो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि उस्ताद कार्यक्रम, नई रोशनी कार्यक्रम, नई मंजिल, हमारी धरोहर, ऐसे करके सारे स्कीम को इसमें मर्ज कर दिया गया। डायरेक्ट पूछा जा सकता है पीएम विकास का संबंध किससे है, अल्पसंख्यक मंत्रालय से है। एक वासे नार एग्रीमेंट है, ये इंडिया 1 जनवरी 2021 से भारत इसका अध्यक्ष बना है, 1 साल के लिए बना है, ठीक ना। और ये जो एग्रीमेंट क्या है कि मल्टीपल एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम है, मतलब कि जो हथियारों का जो निर्यात होता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कैसे क्या होता है, मतलब कि या हथियारों किससे यूज हो, उसको लेके ये वासेनार जो है ना आपका एग्रीमेंट है। ये इंडिया 1 जनवरी 2023 से अध्यक्ष बना है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक। 1966 में बना था, सॉरी 1996 में बना था। इसमें सब मिला के 42 मेंबर हैं, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्पेस के क्षेत्र में कुछ हुआ है खास करके इसरो के द्वारा, उसको मैं कोशिश करता हूँ बताने का। पहला प्राइवेट लॉन्च पैड जो कहाँ बना है, सतीश धवन केंद्र में बना है, चेन्नई में। और ये जो प्राइवेट कंपनी का नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अब ये अपने तरह का उपग्रह जो है ना इस लॉन्च पैड से लॉन्च करेगी आगे आने वाले टाइम में। अब इसरो कई तरह का जो उपग्रह पिछले 1 साल या 2 साल में लॉन्च किए, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। उसको बताने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी सेटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुँचाने के लिए यान चाहिए, व्हीकल चाहिए। जैसे कि हम लोग ट्रेन से पटना से दिल्ली गए, दिल्ली से पटना ट्रेन में चढ़ के आते हैं ना, सेटेलाइट भी जो स्पेस में जाता है क्या, यान में हमको भेजते हैं। तो इसरो स्टार्टिंग में सबसे पहले ना सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया था, 1980-90 की बात है। आगे जाके फिर ASLV आया, ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आया PSLV, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर इसमें आया GSLV आ गया, फिर इसी का वेरिएंट आया GSLV Mark 3, और अब इसी का नाम हो गया है LVM। क्या नाम हो गया है, LVM-3। तो लॉन्च व्हीकल 3 का जो फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, अब इसी का नाम हो गया GSLV Mark 3 का नाम जो है ये कर दिया गया। अभी जो आगे बताऊंगा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो कुछ जो सेटेलाइट जो लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा वो जानना जो, एक आपका है वन वेव इंडिया फर्स्ट। ये देखिए आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3
M2 मतलब वेरिएंट का जब हम कभी नंबरिंग करते हैं M2 के जरिए। और ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि इस बार शिक्षक भर्ती एग्जाम में तारीख पूछ दिया, डेट कब छोड़ा गया, तो 23 अक्टूबर 2022 को ये छोड़ा गया था। इसी में इसमें देखिए 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ठीक। फिर इसी में वन वेब इंडिया 2 को लॉन्च किया गया M3 जरिए, और ये 26 मार्च 2023 को। अब जो है आपका ये वन वेब क्या है, एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक ना, यूके का। इसका मेनली पर्पस है ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा करना है, तो उसके लिए ये छोटा है। 36 + 36 72 जो है सैटेलाइट इसमें लॉन्च किया, इस बार 36 इसमें 36, ये डेट याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक और है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, ये 26 नवंबर 2022 को छोड़ा गया। ये PSLV 54 के जरिए छोड़ा गया था। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7, ये 10 फरवरी 2023 को, ये SSLV-D3, ये जो ना स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स है इसरो का, उसके लिए इसको छोड़ा गया था, ठीक। फिर एक है TEL EOS, ये सेकेंड जो है ये आपका PSLV C55 के जरिए इसको छोड़ा गया था, और ये 22 अप्रैल 2023 इसका डेट याद रखें। फिर NVS जो इसको कहा गया नेविगेशन सैटेलाइट, ये 29 मई 2023 को GSLV F12 के जरिए छोड़ा गया था। सब तो आप याद रखिएगा, ठीक ना, ज़्यादा कुछ फैक्ट हो गया, लेकिन हाँ क्या कि क्वेश्चन पेपर से ऐसा ही पूछा, इसलिए हमको ऐसा आपको बताना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि देखिए GPS प्रणाली, जो अमेरिका की जो GPS प्रणाली, उसको GPS बोलते हैं। रशिया वाले को ग्लानास बोलते हैं। यूरोपियन यूनियन को बोलते हैं गैलीलियो बोलते हैं, और चाइना का नाम है बेदुई। ये पूछ सकता है, ठीक ना, मिक्सिंग पूछ सकता है, हालांकि किसी एग्जाम में पूछ भी चुका है। अब आई चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए चंद्रयान 1 पढ़ते थे। चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था, PSLV C11 के जरिए। चंद्रयान 2 जो है ये GSLV Mark 3 M1 के द्वारा छोड़ा गया था। चंद्रयान 3 डेट याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को, ये लॉन्च व्हीकल Mark 3 M4 के जरिए, एकदम ये याद रखिएगा, ठीक ना। फिर जो है अगर इसका 14 जुलाई को जो छोड़ा गया, ये आपका 2:35 PM दोपहर में, और सॉफ्ट लैंडिंग कब किया है अपना 23 अगस्त 2023 को। ये एकदम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है सब डेट पूछना शुरू कर दे। आदित्य L1 PSLV C57 छोड़ा गया है, ये 2 सितंबर 2023 को। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब एक 2 छोटा लघु वोटिव स्तूप मिला है नालंदा महाविहार में। ये जो छोटा जो स्तूप है इसका नाम है वोटिव। ये कैसा स्तूप होता है समझिए कि ऐसे गुम्बदाकार होता है, ठीक ना। इसमें 8 छोटे छोटे न बेलनाकार पिलर लगा हुआ है। तो ये पूछा था कहाँ मिला है, नालंदा महाविहार में मिला है, फराटीला के पास। अगला ये कि जो है, हाँ, इंडिया का पहला संविधान शिक्षित जिला कौन सा, कोल्लम केरल है, ठीक। नेक्स्ट है स्प्रिंट एक पहल का संबंध नौसेना से, मतलब इसमें जो क्या कहते हैं नाव बनाने का इसमें कुछ प्रोग्राम है इस स्प्रिंट पहल के जरिए। प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध किससे है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगी, ऐसे जो हमारा भाषा है उसको ये अनेबलिंग करने का काम करेगी ताकि उसको लोग इंटरनेट पे पढ़ सके। प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध भाषा को फिर से इंटरनेट पे लाने से संबंधित, जो बहुत ही लो, जिसका कोई सोर्स ही नहीं है इंटरनेट में या और कहीं जगह। ऑपरेशन सद्भावना क्या है, ये लद्दाख में चलाया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। वहाँ पे जो कुछ समाज जो कल्याणकारी जो स्कीम चल रही है उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है, सिलीगुड़ी असम से लेकर पार्वतीपुर बांग्लादेश तक है, 132 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर लगभग इंडिया में है। और यहाँ से जो तेल भेजा जाएगा ये नुमालीगढ़ असम में रिफाइनरी से सिलीगुड़ी होते हुए पार्वती तक जो है ना पूर्व तक बांग्लादेश में ये जो है हमारा पाइपलाइन काम करेगा और इसके जरिए तेल भेजा जाएगा बांग्लादेश को, ठीक। सूर्य नूतन क्या है, एक स्वदेशी फुलर कुकर, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक।
मिशन शक्ति का संबंध किससे है? महिलाओं के एम्पावरमेंट करने से संबंधित है। जितना भी स्कीम है सबको इसमें मिलाया गया है। इसमें देखिए 2 स्कीम है, एक है संभल, एक है सामर्थ्य। संभल मतलब कि महिलाओं के सुरक्षा से है, और सामर्थ्य मतलब सशक्तिकरण से ही है। तो सब इस अगर मिशन शक्ति का संबंध किससे है? महिलाओं के एम्पावरमेंट का एक कार्यक्रम है। एक कुटुंबश्री जो स्कीम है ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप का है और ये केरला का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको पहले भी कभी जिक्र किया हूँ। एक आपका सोशल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया है। पहला रैंक फिनलैंड का है और 136 में से 125 इंडिया का है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करती है? आरबीआई करती है। और सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कौन? अमेरिका, देन चाइना, देन इंडिया करता है अभी। यूएन फंड्स फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ को यूएन FPA जो अभी जनसंख्या का रिपोर्ट जारी किया, इसका नाम क्या था? द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, ये 29 अप्रैल 2023 को जारी किया था। इसका थीम क्या था? 8 बिलियन लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज है, एक केस फॉर राइट एंड चॉइस। और इंडिया का आबादी कितना हो गया इसके तहत? 142.86 करोड़ हो गया। एकदम ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इस बार मिला है कल्याणम पुरी राधा कृष्ण राव को, इनका बस नाम याद रखेंगे। पोषण भी पढ़ाई भी, इसका संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। इसमें 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को पोषण के साथ पढ़ाई कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र में। ओके। राइट टू वॉक पहली बार किस सरकार ने दिया है? पंजाब सरकार ने। इसमें सिंपल ये है कि जो भी प्राइवेट कंपनी रोड बनाएगी साइकिल चलने के और पैदल चलने का भी रास्ता बनाएगी। ओके। फिट फॉर 55 ये क्या है? फिट फॉर 55 क्या है? यूरोपीय यूनियन द्वारा 55% जो है ना 2030 तक ग्रीन हाउस गैस को कम करने का ये अभियान है। फिट फॉर 55 मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक आपका परख है, देखिए ये क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे में क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका मूल्यांकन करने का एक नियामक है परख, शिक्षा से जुड़ा हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक रिपोर्ट जारी करते, नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इंडिया का रैंकिंग 161वां है 180 देशों में। नॉर्वे पहले है, आयरलैंड दूसरे नंबर पर, बाकी और अच्छे अच्छे देश हैं, बाकी पहला दूसरा सफिशिएंट है। किसान संकट सूचकांक पहली बार कौन जारी किया है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र, ये ध्यान दें, बहुत सुवर्तम क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, इसमें इंडिया 120 में से 67 रैंक में है। स्वीडन पहले पर है और डेनमार्क सेकंड नंबर पर। सैप जो साउथ एशिया का जो फुटबॉल फेडरेशन 2023 का जो जीता किसने? भारत ने। किसको हरा के? कुवैत को हरा के। ये कहाँ हुआ? खेल फुटबॉल का बेंगलुरु में हुआ। मिशन वात्सल का संबंध किससे है? महिला एवं बाल विकास संबंध, ये इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम में पूछा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 चल रहा है, बस ये ध्यान रखना, 2023 से लेकर 26 तक, बाकी सब खत्म हो चुका है। सुस्वागतम एक पोर्टल है, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल, जो कि जो भी वकील नए आए, जो भी आगंतुक आए, उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया है। एक पुरस्कार का नाम है पेन पिंटर पुरस्कार, ये मिला है माइकल रोसेन को मिला है, ठीक ना, ये 2023 का पेन पिंटर। अब आते हैं अभी पिछले हाल फिलहाल में कुछ लोकेशन बहुत ही चर्चा में रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। जो रहा मैं उसको सिर्फ डिस्कस करूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत इसके बैकग्राउंड में जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट का होने वाला है। देखिए चिल्का झील बहुत ही फेमस में रहा था, क्यों? उड़ीसा की चिल्का झील वार्षिकी ग्रीष्मकालीन सर्वे के दौरान झील में 88 पक्षी प्रजातियाँ पाई गई। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहला पूरे विश्व में कौन है, आप इसको बताइएगा। एक इसमें है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सिंपल आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में है और इसी के समीप हीराकुंड बांध के समीप है। एक जो फेमस है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक शहर में है, ब्रह्मगिरी पर्वत के निकट है, यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ना, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक ना, ये विंध्य पहाड़ी का हिस्सा ही है। यहाँ सफ़ेद बाघों की प्राकृतिक केंद्र है। हाल ही में इस उद्यान में 1500 साल पुराने कई शैल चित्र
और 1800 2000 साल पुराने कई मानव निर्मित जल निकाय खोजे गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट चलते इसमें जो कुछ जो इम्पोर्टेंट है, एक डल झील श्रीनगर में है, शहरी झील है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक ना। जिसमें अभी बगीचे, तैरते हुए बगीचे शामिल हैं, जिनमें कश्मीरी को राड के नाम, इसमें एक आर्द्रभूमि, यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि हिस्सा है जिसमें तैरते हुए बगीचे शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका, ये जो है ना असम में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ककेरी झील, ये आपका जो है ना ककेरी झील, ये समुद्र तल से देखिए 9626 फीट की ऊंचाई पर है, कांगड़ा जिले में है, धौलधर श्रेणी के पास है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एक कुंडिचा मंदिर आपका उड़ीसा में है। बस इतना खाली जगह का नाम याद रखें, बाकी उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए चश्मा परमाणु षड्यंत्र, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु षड्यंत्र है, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसको पुनः शुरू करने का समझौता पाकिस्तान और चीन के मध्य हुआ है। किलाऊ ज्वालामुखी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, ये सबसे युवा और सबसे सक्रिय हवाई ढाल ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप के दक्षिणी भाग पर स्थित, इसे बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक ये भी फेमस रहा सेनकाकू द्वीप समूह, ये क्या है, चीन पूर्वी चीन सागर में द्वीपों का एक निर्जन समूह है। यह जापान के ओकिनावा प्रांत में यायामा द्वीप समूह से लगभग 90 समुद्री मील के उत्तर में, और ताइवान में, खाली ध्यान रखिए कहाँ पे, पूर्वी चीन सागर में। बस नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हेमिस जो मठ है वो लद्दाख में है, यह लद्दाख में सबसे बड़ा मठ है, सिंधु नदी के पश्चिम तट पर है। नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका जो, हाँ, ये पलक झील, अभी मैं हालांकि इसको डिस्कस पहले भी किया था। पलक वेटलैंड मिजोरम की राजधानी आइजोल से लगभग 360 किलोमीटर दूर है। यह जैव विविधता से काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। बाकी जो है यहाँ पे वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, इसे आपको पता ही होगा। बाकी इसमें अगर जब कुछ और इम्पोर्टेंट लगे तो आपको वीडियो पॉज के बाद पढ़ सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, पाल घाट दर्रा, पालघर जिसे पढ़ा है पश्चिमी घाटों में एक महत्वपूर्ण विच्छिन्नता, मतलब कि ऐसे ऐसे गैप करके है ये। यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों को अलग करता है। यह गलियारा गोविंदपुर से लेकर पलक से जोड़ता है। भरतपुछा नदी इसी से मध्य प्रभावित होती है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब कुछ वर्ल्ड का एक दो और है जो कि इम्पोर्टेंट लगा हमको, ठीक ना, उसको मैं बता देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी गए थे, वहाँ पे भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फिपिक शिखर मीटिंग में भाग लिए थे। म्यांमार में अभी एक चक्रवात मोका आया था, क्या आया था, मोका। बाकी ये बता ही दिया, अभी 49 नंबर का G7 का मीटिंग कहाँ हुआ, हिरोशिमा में, ठीक। बाकी इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे चलते हैं। ये हालांकि मैं अपने करंट अफेयर में बताया। अबेई क्या है, भारतीय सेना में अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी है। ये सूडान और दक्षिण सूडान के बीच एक बहुत ही विवादास्पद जो है ना ये इलाका है, यहाँ पे। बाकी किलाऊ ज्वालामुखी का आपको बता ही दिया। नेक्स्ट इसमें जो चलते हैं, हाँ, भारत की चीता ट्रांसफ़र जो परियोजना है, हिस्से के रूप में 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाने हेतु एक समझौता, किसी के साथ, साउथ अफ्रीका का, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नामिबिया के साथ भी आया है। अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बैरन द्वीप, इंडिया में जो है एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि सक्रिय है, ओके। बाकी जो है, हाँ, ये डोन्नी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये बहुत चर्चा में रहा था। फिर इसमें, हाँ, उमियम झील बता ही दिया ये मैं, यहाँ पे राइजिंग सन वाटर फेस्ट हुआ है, ये मेघालय में है, ठीक ना, और ये मानव निर्मित आपका जलाशय है। देन, हाँ, ये मोरबी गुजरात में भी, वहाँ पे एक मच्छू नदी पर था, यहाँ पे पुल टूटा था पिछली बार छठ पूजा के आसपास, बहुत लोग इसमें मारे चले गए थे। एक कदमत तट है, हाल ही में लक्षद्वीप के कदमत तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट, हाँ, अभी तवांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, चीनी सैनिकों ने यहाँ पे घुसपैठ किया था तवांग वाला, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एक ध्यान रखिए, अंजी पुल, ये जम्मू कश्मीर में अंजी नदी है, वहाँ पे बन रहा है, ये चिनाब नदी की सहायक नदी, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी इसमें जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी लोकतक झील कहाँ, मणिपुर में है, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, मेरापी ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है और इसमें अभी कई बार विस्फोट हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी बार बार जो है ना पूछता है। ठीक, अभी एक चीज़ और, एक आपका रंगदम मठ कहाँ है? लद्दाख में। बस ये ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ वही कोल्लम बताएं दिया, पहला संविधान साक्षर जिला है। एक और यहाँ इम्पोर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में भारतीय सेना ने सियाचिन में पहली महिला अधिकारी को तैनात किया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। ये समेत शिखर जी झारखंड में है, ये जैन धर्म के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। अभी वहाँ की झारखंड की सरकार ने इसको पर्यटन स्थल घोषित किया, जिससे वहाँ के जैन समुदाय भड़क गए थे। और ये कहाँ है? गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पे है। ये मैं अपने पहले किसी वीडियो में ऑलरेडी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ। एक और ज्वालामुखी है मौना लोआ, ये शायद बीपीएससी शायद पूछ चुका है। ये अमेरिका के हवाई राज्य में अवस्थित विश्व के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ में 38 वर्ष बाद विस्फोट देखने को मिला। ओके, बाकी इसमें एक सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है। जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है और अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में भी एक है। ठीक ना, आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ, ये आयरलैंड हाल ही में भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। इसमें कुछ चीज़ें मैं पहले बता दिया हूँ। शिलोंग में पहला जो ऑनलाइन गेमिंग का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये मैं जब पीआईबी का फिजिक्स में बता चुका हूँ। एक या एत्सो झील है, ये झील को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता झील है या स्थल है। बाकी इसमें जो कुछ है मैं पीडीएफ में शामिल कर दिया हूँ, आप लोग अगर लगेगा तो पढ़ लीजिएगा। तो लास्ट 10 महीने का ये था। बाकी अगर इसमें और भी अगर फिल्टर में करूँगा, करंट अगर मिलेगा तो वो भी मैं बताऊँगा। बाकी पर डे बेसिस पे कुछ सब्जेक्ट का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है उसका भी मैं वीडियो कोशिश करता हूँ 20 मिनट का 10 मिनट बनाओ, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है। बाकी अभी तक लगभग 20 वीडियो मेरा आ चुका है 69th बीपीएससी पीटी को ध्यान रखते हुए। एक बार 2 बार जब भी आपको टाइम मिले, खाए टाइम, आप उसको देखें। लगभग वही 20 घंटे का वीडियो होगा मेरे ख्याल से। अगर आप स्पीड को बढ़ा के देखें कितना लगेगा, 10-15 घंटे लगेगा। कभी भी खाए टाइम उसको देख लीजिएगा। बाकी अभी आज 31 तारीख हो गया, आपके पास जो भी 7-8 दिन है अच्छे से रिवाइज करें, खुद पर विश्वास रखें, आराम से हो जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।